बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और मेरे साथ हैं जावेद इकबाल और हम तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गरामी और उनके साथ आने वाले वफूद को दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। चश्मे मा रोशन दिल माशाद शंघाई तावन तंजीम के सरबराही इजलास आज से शुरू होने जा रहा है। 2 रोज़ा इजलास है और ये जो तंजीम है शंघाई तावन तंजीम, पाकिस्तान इसका 2017 में रुकन बना और पहली मरतबा उसे मेज़बानी का शर्फ हासिल हो रहा है। आबादी के एतबार से, जीडीपी के एतबार से जो है वो रीजन की सबसे बड़ी ये ऑर्गेनाइजेशन है और इलाकाई ताउन और रवाबित को बढ़ाने का एक सबब बन रही है। पाकिस्तान के लिए मुनफरिद एजाज़ पाकिस्तान को हासिल हो रहा है। 2017 में रुकन बना और अब मेज़बानी कर रहे हैं। 10 इसके रुकन ममालिक हैं जो बहुत अहम है। अगर आप देखें रशिया, चाइना, इंडिया, इसके अलावा पाकिस्तान खुद है, फिर ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, काज़ाकिस्तान है, ईरान है और मंगोलिया जो है वो लेटेस्ट एडिशन है। इसके अलावा मुबस्सिर 14 ममालिक हैं जो यहाँ पर मौजूद होंगे। तो बड़े बड़े डेलीगेट्स आ रहे हैं और इसी मुनासबत से पाकिस्तान टेलीविज़न ने जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है एक ज़बरदस्त किस्म की आपके लाइव कवरेज और मैराथन ट्रांसमिशन का एहतमाम किया है, जिसमें हम आपको लम्हा ब लम्हा बाखबर करेंगे, तज्ज़िये पेश करेंगे कि HCO से पाकिस्तान समेत जो इसके मेंबरान ममालिक हैं वो क्या समरात हासिल कर सकते हैं। आज की इस ट्रांसमिशन जिसका हम आगाज़ करने जा रहे हैं, हम इस फोरम के मकासद, अहदाफ, अहमियत पे गुफ्तगू करेंगे। तो जावेद, एक बड़ा सुनहरी मौका है, पाकिस्तान अपने आप को एट द वर्ल्ड लेवल शोकेस करने जा रहा है। बिल्कुल सही फरमाया आपने अनवार साहब, और यकीनी तौर पर ये एक अहम कॉन्फ्रेंस है। और चूंकि ये शंघाई ताउन तंजीम है, इसके बुनियादी तौर पे 2 फोरम्स होते हैं। एक हेड ऑफ स्टेट का फोरम है और एक हेड ऑफ गवर्नमेंट का फोरम है जो पिछले साल हुई थी आस्ताना में। वहाँ हेड ऑफ स्टेट का वो इजलास था और अब हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का हो रहा है। तो बहुत से मुल्कों के वज़राए आज़म आ रहे हैं, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर आ रहे हैं, ईरान के अव्वल नायब सदर ये आ रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सिफारती सरगर्मियों का मरकज़ बन चुका है। ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ी एक अहम सिफारती कामयाबी है। इसके जैसे कि आपने भी फरमा दिया कि अगराज़ व मकासद भी हैं, इसके साथ साथ ज़ाहिर है इक़्तिसादी तौर पर भी बातचीत होनी है। दिफाई और सलामती और अमन के हवाले से जो उमूर हैं, ये बुनियादी तौर पर 3 नुकात हैं जिसके इर्द गिर्द ये तंजीम है, और इस तंजीम की बहुत ज़्यादा अहमियत भी है। तो आज हम जो आगाज़ करने जा रहे हैं इस पाकिस्तान टेलीविज़न पर इस ट्रांसमिशन का, तो उसमें जो इस वक्त हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो हम उनका तारुफ करवा दें। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, दाएं जानिब हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी और माशी तज्ज़ियाकार जनाब मेहताब हैदर। मेहताब हैदर साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा शनीला अमार, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की मईशत पर नज़र रखती हैं। शनीला साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। और सीनियर सहाफ़ी हमें ज्वाइन कर रहे हैं तारिक अजीज़ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया। मैं मेहताब आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगा। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि HCO, और साथ में बताते चलें कि चाइना के वज़ीर आज़म भी 11 साल बाद कल इस्लामाबाद पहुँचे हैं और उनकी भी बड़ी अहमियत है, और आज की शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वो भी शिरकत है। इक़्तिसादी एतबार से जो इसके अगराज़ व मकासद और अहदाफ थे वो हासिल करने में शंघाई ताउन तंजीम कहाँ तक कामयाब रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें, बुनियादी तौर पर ये जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर का विज़िट है, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो HCO की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए हैं, लेकिन जो कल का उनका दिन था वो बायलैटरल विज़िट था, जिसमें पाकिस्तान और चाइना ने कुछ 13 जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किए हैं, जिसमें जो करेंसी स्वैप का एग्रीमेंट था उसकी रिन्यूअल शामिल थी। उसके अलावा ट्रेड और कॉमर्स के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान जॉइंट TV प्रोडक्शन पे जो है वो एग्रीमेंट हुआ। इसके अलावा जो सबसे कल की सिग्निफिकेंट चीज़ थी वो ग्वादर एयरपोर्ट की लॉन्चिंग थी, सॉफ्ट लॉन्चिंग, न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जी बिल्कुल, ग्वादर वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसकी लॉन्चिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और मैं आपको बताऊँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो CPEC 2 है उसके ऊपर जो है वो काम जो है वो शुरू हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये जो CPEC 2 है, इसके अंदर आपने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर और ये ट्रेड के अंदर, ये 3 जो हैं वो मेजर चीज़ें हैं। अभी आप देखिएगा कि ML1 पे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये बात तय हुई है कि फाइनेंसिंग एग्रीमेंट जो कि अभी तक नहीं हुआ, वो फाइनेंसिंग एग्रीमेंट होगा और उसके पहले मरहले का जो है वो आगाज़ किया जाएगा। ये भी बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसको फेजेस में कंप्लीट करना है। अच्छा।
तो आप देखेंगे कि आइंदा चंद दिनों में जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है वो मोडेलिटीज तय करेगा फाइनेंसिंग एग्रीमेंट के लिए। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कॉपरेशन जो है, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, चूँकि सी पैक का मकसद ही ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट किया जाए, एनर्जी सेक्टर को लगाया जाए, तो पाकिस्तान और चाइना के अंदर जॉइंट वेंचर हो, एक्सपोर्टेबल सरप्लस वहाँ से जनरेट किया जाए। तो अब आप देखेंगे कि उस पे जो स्पेड वर्क है उस पे काम होगा। अच्छा, जो आपने सवाल एक किया, ज़िमनी सवाल करता हूं, आपने करेंसी स्वैप की बात की, चूंकि एससीओ में रशिया भी है, ईरान भी है, ईरान पे सैंक्शंस हैं, रशिया पे भी यूक्रेन वॉर की वजह से सैंक्शन है, तो आप समझते हैं करेंसी स्वैप से पाकिस्तान का चाइना से भी हो रहा है, वो जो डॉलर का इशू है वो अगर साइड पे होता है तो फिर तिजारती रवाबत में मजीद तेजी आ सकती है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। असल में जो यूएस की सैंक्शंस हैं वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कर्टेल करना चाहते हैं इस पूरे रीजन के अंदर। अगर आप चाइना को देखें तो एक उनकी कंटेनमेंट की पॉलिसी है, इसी तरह रशिया की यूक्रेन वार के बाद यूक्रेन की sanctions वहाँ पे जो है वो है। लेकिन अभी आप ये देखें कि करेंसी स्वैप कुछ ममालिक कर रहे हैं, तो ये एक रास्ता है। वहाँ पे दो रास्ते हैं, एक बार्टर ट्रेड का रास्ता है और दूसरी तरफ जो है वो ये भी है कि करेंसी स्वैप जो है, क्योंकि कुछ प्रेसिडेंट्स मौजूद भी हैं, लेकिन इंडिकेशंस ये है कि कहीं करेंसी स्वैप के एग्रीमेंट्स को भी वो सैंक्शंस के अंदर ये खतरा है, अंदेशा है। लेकिन अभी जो चीज़ है वो इसके ऊपर इसको एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, जो एससीओ की कॉन्फ्रेंस है, मैं समझता हूँ ये बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दुनिया में जो बाकी, अगर आप देखें ब्रिक्स को देखें, आप नेटो को देखें, आप ईयू को देखें, तो यहाँ वहाँ पे या सिक्योरिटी होगी या इकोनॉमी होगी। इसकी खूबसूरत कॉम्बिनेशन ये है कि सिक्योरिटी भी है और इकोनॉमी के प्रोस्पेक्ट्स भी। इकोनॉमी पे दोबारा लौट के आते हैं जावेद, हम चाहेंगे कि शनीला से भी गुफ्तगू हाँ, लेकिन जफर नवाज जसवाल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। जफर नवाज साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं, और बल्कि वहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, फिर शनीला साहिबा के पास भी आ जाएंगे। जफर नवाज जसवाल साहब, एससीओ तो अब जाहिर है आज अराइवल हो रहा है मुख्तलिफ वफूद का, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, लेकिन इस दौरान हमने देखा कि चीन के वज़ीर आज़म आए, पाकिस्तान के साथ बायलैटरल लेवल पे बड़ी गुफ्तगू हुई, MOU साइन हुए। 11 साल बाद किसी चीनी वज़ीर आज़म का पाकिस्तान का ये दौरा है, कितना अहम होगा पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के लिए? और फिर जैसे कि पाकिस्तान और चीन के माशी लिहाज से बहुत मजबूत ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटिजिक लिहाज से भी मजबूत ताल्लुकात हैं, तो CPEC 2 के हवाले से ये कितना अहम होगा? जफर साहब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? मेरे ख्याल में ये सवाल हम शनीला की तरफ पिच कर देते। शनीला, आप जी शनीला, आप देखिए, जो एससीओ है ना, इससे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि सियासी सफारती स्ट्रेटेजिकली हमें बहुत ज़्यादा इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाएगा। एक तो रीजन के अंदर जो एससीओ के ममालिक, इसमें देखें रशिया भी है, चाइना भी है, और उसके अलावा सेंट्रल एशिया की जो रियासतें हैं, भारत भी है। लेकिन भारत के साथ देखें इशू ये है कि जब तक कश्मीर का मसला सॉल्व नहीं होता तो भारत के साथ उस तरह से हमारे जो इख्तलाफात हैं वो चलते रहेंगे। तो लेकिन दुनिया के अंदर जो GDP 32% कंट्रोल करे ये ममालिक, तो इससे पाकिस्तान को भी अपनी माशी सरगर्मियाँ इनके साथ स्टार्ट करने से बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा मिल सकता है। दूसरी बात ये देखें कि एक मुल्क पाकिस्तान, जिसको कहा जा रहा था कि आइसोलेट हो चुका हुआ है, दुनिया में सियासी तौर पे तनहा हो चुका है, और उससे पहले 2022 में देखा जाए तो हम कहा जा रहा था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है। अब वही मुल्क है और इस वक्त तो दुनिया की मरकज़ निगाह बना हुआ है, यहाँ पे सरबराहान ममलिकत आ रहे हैं। तो पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी जो है ना वो कामयाबी है। उज़्बेकिस्तान में जब हुआ था 2022 के अंदर, जब गए थे हमारे वज़ीर आज़म, तो बहुत सी बायलैटरल मीटिंग उस वक्त भी उन्होंने सेंशंस के जो ममालिक थे उनके साथ की थी और पाकिस्तान के बहुत से मसाइल को सामने रखा था। तो अभी ये है कि अगर एससीओ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है तो पाकिस्तान को एक तो ये कि जो माशी मसाइल इस खित्ते के अंदर हैं उनको बहुत बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर आप देखें एससीओ जो है उसका एक उसके चार्टर के अंदर इंसदाद दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, फिरका अलहदगी पसंदी, इनको रोकना जो है वो उसके चार्टर में शामिल है, उसका आर्टिकल 10 के अंदर है। तो पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का जो है वो निशाना बन रहा है कि हमारे साथ हमसाया है अफगानिस्तान, जहाँ से जो तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं, उसके अलावा बलोचिस्तान के अंदर हम जो अलहदगी पसंदगी की तंजीमें चल रही हैं। तो ये बहुत अच्छा होगा कि एससीओ का जो फोरम है इसके अंदर इसके ऊपर जब बात होगी तो जो कोई मुश्तरका अलामिया आएगा तो इसमें
یہ چیز بھی سامنے آئے گی. اصل میں بہت سے ممالک کا یہ ایک بڑا کامن مسئلہ ہے کیونکہ افغانستان جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ ایران کے لیے، روس کے لیے، چین کے لیے، وہ سب کے لیے خطرہ ہے. اگر وہاں سے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، جو حالیہ رپورٹس آئی ہیں طارق صاحب افغانستان کے حوالے سے، اقوام متحدہ میں بھی رپورٹ آئی کہ وہ ایک بار پھر ایک دہشت گردی کا مرکز بننے جا رہا ہے. بہرحال ایس سی او میں تو یہ تمام معاملات ڈسکس ہونے ہیں، لیکن پاکستان اور چین کا جو اس وقت ایک الائنمنٹ ہے، اسٹریٹجک الائنمنٹ ہے، اکنامک الائنمنٹ ہے، اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کیونکہ چین کے وزیر اعظم پہلے آئے، بائی لیٹرل ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد پھر وہ کل ظاہر ہے اس کانفرنس میں بھی شرکت کریں گے، تو یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے. جی میں پہلے یہ بتا دوں گا آپ کو، ابھی جرمنی میں بھی ان کو بھی شکایت ہو گئی ہے کہ وہاں بھی طالبان کا مداخلت ابھی لیٹسٹ ہی ہے کہ ان کو وہاں بھی مسائل کا سامنا ہے جو ہمیں مسائل کا سامنا تھا. ہم تو بارڈر بیٹھے ہیں تو وہ بڑے مطلب ساتھ سمندر پار بھی وہاں کی جو ہے وہاں بھی مسائل پیدا ہو گئے ہیں. یہ اس حوالے سے بڑا چائنا کے پرائم منسٹر کا وزٹ جو ہے ایک تو 11 سال کے بعد آنا، پھر پاکستان میں اتنا بڑا ایونٹ جو ہے 27 سال بعد ہونے جا رہا ہے. پچھلے 27 سال میں اتنا بڑا ایونٹ نہیں ہوا. تو یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک ہوپ بھی ہے، ایک امید بھی ہے اور دنیا کے لیے بڑا واضح پیغام ہے کہ یہ پرامن ملک ہے. ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ کے، بزنس کے جو انویسٹمنٹ کے یہاں پہ بڑے امکانات ہیں. تو چین کے پرائم منسٹر نے بدقسمتی سے ایک افسانیہ بھی ہو گیا، اس کے باوجود پرائم منسٹر وہاں کے آئے اور انہوں نے کیا اب MOUs پہ دستخط بھی کی ہے. سیکورٹی ہے، IT ہے، زراعت ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، ان کے اوپر انہیں آگے چلنے کا کیا ہے. اور جو MLN1 کی بات ہوئی ہے، یہ فیز 2 کا باقاعدہ آغاز ہوگا. فیز 2 سی پیک ہم داخل ہو گئے ہیں. یہ بھی کوئی آپ کو پتہ ہی ہے، ہمسایہ ممالک ہوں، دوست ہوں، دشمن ہوں، کہ سی پیک کے اوپر بڑا لوگوں کے بڑے مخالفین کے تحفظات تھے. اس کے باوجود حالات بھی پاکستان میں امن و امان کا مسئلہ بھی تھا. تاہم موجودہ جو گورنمنٹ آئی ہے، جو سول قیادت ہے، عسکری قیادت ہے، انہیں مل کے پچھلی PDM گورنمنٹ نے بھی اور اس موجودہ گورنمنٹ نے بھی یہ 6-8 مہینے بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں. ملک میں امن بھی آیا ہے، معاشی طور پہ استحکام بھی ہوا ہے، معاشی انٹیگریٹڈ تمام آپ دیکھ لیں اسٹاک ایکسچینج ہو، ڈالر ہو، تو سب چیزیں جو ہیں اپنی ٹھیک ٹریک پہ چڑھ گئی ہیں. تو یہ چائنا کے پرائم منسٹر کے آنے کے بعد اور اس کانفرنس کے نکلنے کے بعد اور دنیا کے لیے مزید ایک بڑا واضح پیغام چلا جائے گا کہ پاکستان کے ملک ہے، یہاں پیسے بھی لگائے جا سکتے ہیں، کارخانہ بھی لگایا جا سکتا ہے، فیکٹری بھی لگائی جا سکتی ہے. ایک ملیشین PM صاحب ہے، اپنا ڈیلیگیشن لے کے آئے، سعودیز نے بہت بڑی انویسٹمنٹ کا ابتدائی طور پہ ہمارا کیا. تو یہ بڑی قوم کے لیے خوشخبری بھی ہے، اس میں مبارکباد کی مستحق ہے. ظفر نواز جسپال صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. جسپال صاحب السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے سر آپ کو؟ وعلیکم السلام، بالکل آپ کی آواز. جناب علی بہت شکریہ، نوازش آپ نے PTV کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں شرکت کر رہے ہیں. سر بتائیے گا تھوڑا سا جو شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے ظفر نواز جسپال صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ بہت بڑی ریجنل آرگنائزیشن ہے، اس میں 10 ممالک ہیں اور اہم ممالک ہیں. موجودہ عالمی تناظر میں اور ریجن کے پرسپیکٹیو میں اس تنظیم کا اسلام آباد میں انعقاد ہونا، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ بڑی مہربانی، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دی اور اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی اجازت دی. ایک چیز میں عرض کر دوں کہ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ایک ڈیفینسو آرگنائزیشن ہے. یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ ڈیفینس پہ نہیں آتی. یہ نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی چیلنجز کو ایڈریس کرتی ہے، جو اس کا پہلا آبجیکٹو تھا، جو پہلے فرمایا بھی گیا کہ 3 ایول، سیپریٹزم، ٹیررزم اور ایکسٹریمزم. مگر اس کے ساتھ اس وقت ابھی آپ نے کہا کہ اس کی اہمیت کیا ہے. دیکھیں یہ واحد آرگنائزیشن ہے جو یورو ایشیا کو کور کر رہی ہے. اس وقت جتنی بھی آپ کو آرگنائزیشنز نظر آتی ہیں، ایون نیٹو بھی جو ہے وہ یورو اٹلانٹک ہے، کوارڈ ہے، ایسٹرن ایشیا ہے، I2U2 ہے، یہ ایک یورو اٹلانٹک آرگنائزیشن ہے جس میں آپ نے صحیح فرمایا کہ 10 کنٹریز ہیں اور آبزرور اسٹیٹس ہیں. اور اس کا بڑا ایجنڈا جو ہے ود دی پیسج آف ٹائم امپروو کر رہا ہے یا ایکسپینڈ کر رہا ہے. تو لہٰذا 41% کی آبادی سے پلس کی یہ ایک آرگنائزیشن ہے جس کا اجلاس آج پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے. اور اس میں پاکستان کے لیے بھی بہت اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے ایز اے کنٹری. اور ہم تو اس کے ممبر ہیں 2017 سے اور بڑا ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا بیسک آبجیکٹیو ہے، پرائمری آبجیکٹیو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی لیڈرشپ نے آگے ایکسپینڈ کیا، ہم اس کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. ہم ٹیررزم کے خلاف بھی ہیں، ایکسٹریمزم کے بھی خلاف ہیں، دوسری انٹرفیئرنس ان دی ادر اسٹیٹس کے بھی خلاف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بائیلیٹرل ٹریڈ اور کامرس کے اوپر بھی
वर्क करना चाह रहे हैं। तो इसलिए अगर आप देखें हमारी स्टेटमेंट्स थ्रू आउट द प्रोसेस, ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा ऑब्जेक्टिव रहा है, और उसी में अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जिस तरह भी कह रहे हैं कि इस्लामाबाद का जो थीम है, strengthening multilateral dialogue, striving towards a sustainable peace and prosperity, ये हमारा वैसे भी ऑब्जेक्टिव है, और यही अब हमने अपने यहाँ पे एज ए होस्ट हमने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यही ऑब्जेक्टिव लेके गए। तो लिहाजा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है, और इससे पाकिस्तान के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक, डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करने में मदद मिले। ठीक है ज़फ़र साहब। अब मेहताब साहब, अब जो हम बात कर रहे थे कि इकॉनमी के लिहाज से भी हम एक बेहतर पोजीशन में हैं, जैसे तारिक साहब भी फरमा रहे थे कि इस वक्त जो बड़े इंडिकेटर्स हैं, जो मैक्रो इंडिकेटर्स हैं, वो बहुत बिल्कुल पाकिस्तान के हक़ में हैं और एक अच्छी डायरेक्शन है। और जैसे अनवार साहब ने भी जिक्र किया, आपके मलाइशियन वज़ीर आज़म आया, फिर सऊदी डेलीगेशन आया, $2 बिलियन के मुआहदे हुए, फिर उसके बाद चीन के वज़ीर आज़म आए। डायरेक्शन हमारी बिल्कुल दुरुस्त लग रही है। हम देख रहे हैं कि उसके असरात महसूस किए जा रहे हैं, इन्फ्लेशन पे उसका इफेक्ट पड़ा, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रहा है, ये सारी चीज़ें, और फिर डिप्लोमेटिकली इतने बड़े इवेंट का आगाज़ होना, ये पाकिस्तान की एक इकनॉमिक स्टेबिलिटी का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर आपको लग रहा है? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपको मैं ये देखें, एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चूँकि इस टाइम अगर आप ग्लोबल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखें तो इस टाइम पूरी दुनिया लुकिंग टुवर्ड्स एशिया की बात कर रही है, और चाइना एक पहले ही ग्रोथ के उस मोमेंटम पे है जी। अभी वो यूरोप और अमेरिका रिप्लेस करना चाहते हैं इंडिया के थ्रू। पाकिस्तान के पास बड़ा ज़बरदस्त मौका है ये कि हम ये जो रीजनल इंटीग्रेशन है, इसमें हम ये देखें कि हमारे पास ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट सबसे ज़्यादा है। अगर आप इस पूरे रीजन के अंदर देखें तो पाकिस्तान जो है वो इस टाइम इस पूरे रीजन के एक ऐसे सेंट्रल पॉइंट के ऊपर है कि जहाँ से वो एक तरफ तो चाइना, एक तरफ सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया बियॉन्ड सेंट्रल एशिया भी हम यहाँ से जा सकते हैं। तो रीजनल इंटीग्रेशन और रीजनल ट्रेड, और इस ब्लॉक के अंदर ये जो यूरो एशिया की बात की है, ये मैं समझता हूँ कि फ्यूचर इसी की तरफ है। फ्यूचर जो है ना, वो फ्यूचर एशिया की तरफ है। दुनिया की जो ग्रोथ का मोमेंटम है वो इस रीजन के अंदर है, लेकिन अभी देखना ये है कि हम कितनी कामयाबी से इस इंटीग्रेशन को सिंक्रोनाइज करें, और सिंक्रोनाइज करके ये जो ट्रेड और कॉमर्स और इकॉनमी के प्रोस्पेक्ट्स हैं, उनको पूरी तरह से हम मोमेंटम को जो है वो अचीव करें। लेकिन इस पर एक नुक्ता ये है कि जो तजारत का वॉल्यूम मैं देख रहा था, ईरान की तजारत भी है, रशिया चाइना का भी है, इंडिया चाइना का भी है, इंडिया रशिया, पाकिस्तान का जो तजारत है उसमें ज़्यादा फोकस इंपोर्ट्स पे है। हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं इन 10 ममालिक से, और बहुत कम अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। इस अदम तवाज़ुन को कैसे बेहतर किया जाए? देखें, वो बुनियादी इकोनॉमी का जो फंडामेंटल्स हैं और जो स्ट्रक्चर है, जब तक हम वो ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेगी। और एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ती हैं सर? एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं एक्सपोर्टेबल सरप्लस जनरेट करने की सूरत में। एक्सपोर्टेबल सरप्लस कैसे जनरेट होगा? हमारा एनर्जी का सेक्टर जो है वो ठीक हो, हमारी जो टैक्स की चीज़ें हैं वो ठीक हो। आप ये देखें कि इस टाइम हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कोई 14% उनके अंदर इंक्रीज आया है। अभी जो हमारा इंपोर्ट्स का है वो इंपोर्ट्स अभी भी ज़्यादा हैं, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने एनर्जी की बात की, हमें बुनियादी तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बड़ी तवज्जो देनी पड़ेगी, चूँकि रॉ मटेरियल होगा तो हम वैल्यू एडिशन करेंगे। और फिर ट्रांसफर ऑफ चाइना के साथ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इवन सऊदीज आर इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर। यस, सऊदीज, वो भी ऑब्जर्वर स्टेटस है उनका SCO में। एक तरफ तो वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दूसरी तरफ मैं समझता हूं कि उनके पास इस टाइम जो दुनिया की वेल्थ है उसका बहुत बड़ा हिस्सा उनके पास है। एग्जैक्टली। तो अगर हम एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करें, और मैं आपको बताऊं अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हमने एक अपॉर्चुनिटी 2016-17 में ज़ाया कर चुके हैं। वो कौन सी? वो थी कि आप ये देखें कि CPEC जब पूरी तरह से उसका पहला फेज कंप्लीट हो रहा था, तो वो मकसद ही ये था
کہ انڈسٹریل کوآپریشن کیا جائے اور ایکسپورٹیبل سرپلس جنریٹ Yes, کیا وہ نہیں جائے. ہو سکا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم چائنا یہ بات کر رہا تھا کہ وہاں پہ کوئی 85,000 انڈسٹری صرف بیجنگ کے اندر انہوں نے بند کی تھی ڈیو ٹو اسماگ. بالکل. تو وہ اگر 5 سے 10,000 پاکستان میں منتقل ہو جاتی ٹھیک. تو آج ایکسپورٹر سرپلس کا مسئلہ حل ہوتا. اب دوبارہ سے یہ اپرچونٹی آئی ہے اور قوموں کی زندگی میں اپرچونٹیز بار بار نہیں آتی. یہ بڑا آپ نے نکتہ اٹھایا ہے. ظفر نواز جسپال صاحب سے ایک میں سوال کرتا چلوں. ظفر صاحب آپ نے کہا اسٹرینتھنگ پیس. انڈیا کے کل نواز شریف صاحب نے انٹرویو دیا ہے برکھا صاحبہ کو جس میں انہوں نے کہا کہ اوفا میں نریندر مودی صاحب سے نواز شریف صاحب وہ پرائم منسٹر تھے اس وقت اور ایس سی او کی سائڈ لائنز پہ ملاقات ہوئی تھی تو ایک بریک تھرو ہوا تھا اور ہم نے دیکھا اس کے بعد انڈین پرائم منسٹر لاہور بھی آئے تھے لیکن پھر وہ پٹھان کوٹ واقعہ اور اس کے بعد پھر 2016 کی ساک کانفرنس اس کے بعد سے ڈاؤن دا ہل ہیں ریلیشن شپ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاک انڈیا یہ جو سائڈ لائن سے ملاقاتیں ہوتی ہیں سم ٹائمز یہ بھی بریک کر دیتی ہیں آئس کو لیکن اس دفعہ تو ایسا کوئی موقع نہیں مل رہا. سائڈ لائنز کی ملاقاتیں کتنی عام ہوتی ہیں ملٹی لیٹرل فورم پہ کیونکہ اس پہ زیادہ ایمفیسس آ رہا ہے کہ یہ ملٹی لیٹرل فورم ہے. ظفر جسپال صاحب. اور ظفر صاحب ساتھ یہ نقطہ بھی اور سوال بھی ایڈ کر لیجئے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت ظاہر ہے ایس سی او کا رکن تو ہے لیکن اگر آپ ہیڈ آف اسٹیٹ میٹنگز دیکھیں اس میں بھی وزیر خارجہ گئے ابھی بھی وزیر خارجہ آ رہے ہیں. انہوں نے ہمیشہ سے تھوڑا سا اپنی پارٹیسپیشن کو ڈاؤن گریڈ رکھا ہے تو اس کو بھی ایڈ کر لیجئے گا پلیز. دیکھیں بالکل میں نے وہ اس انٹرویو کو رات کو کافی حد تک ریویو بھی کیا. جی. پرائم منسٹر فارمر پرائم منسٹر صاحب کی آبزرویشن ٹھیک ہو سکتی ہے اور بالکل ٹھیک ہے مگر یہاں پہ ہمیں بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اوفا میں جب مودی صاحب ملے اور اس کے بعد جب ڈرون کی طرح لاہور میں لینڈ کیا جی تو پرائم منسٹر مودی کا فرام 2014 آنورڈ ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ ایک سٹیپ فارورڈ لیتے ہیں 2 سٹیپ بیک پہ جاتے ہیں. اچھا. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پرائم منسٹر مودی کو جب تک مسلمانوں کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہوگی انڈیا میں کیونکہ وہ ہندوتوا کی فورسز کی طاقت سے پاور میں آتا ہے اس وقت تک وہ پاکستان کو ایک اسکیپ گوٹ بناتا رہے گا اور اس طرح کے انیشیٹو شو کر کے وہ کہے گا کہ پاکستان کے ساتھ میں تو چاہتا ہوں وہ خود اس طرح کے کیونکہ وہ گلوبل ساؤتھ کا لیڈر بھی بننا چاہتا ہے. انڈیا کی جو پالیسی ہے فرسٹ نیبر وہ اب فسٹ نیبر میں تبدیل ہو چکی ہے. سارے نیبر اس سے انا ہے تو پرائم منسٹر مودی کی یہ ساری چیزیں غلط ہیں. پرائم منسٹر نواز شریف فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے 2014 میں وہ گئے اس کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں مگر اس کے بعد ان کو ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی. تو میرا خیال ہے کہ فارمر پرائم منسٹر صاحب کی خواہشات ویژن تو بالکل ٹھیک. جی میرے خیال میں آپ کی اسٹیکنگ آ رہی ہے اس میں سگنل میں. شلیلہ یہ سوال آپ بھی اس کا بھی اگر جواب دینا چاہیں کیونکہ بعض دفعہ کہتے ہیں نا برف پگھل جاتی ہے فراسٹی ریلیشن شپ اس طرح کے فورم سے پہ ملاقاتوں سے ان میں دوبارہ سے بحالی کی توقعات پیدا ہوتی ہیں. دیکھیں اگر پرائم منسٹر مودی خود یہاں پہ آتے اور ان کی کوئی بائی لیٹرل میٹنگ ہو رہی ہوتی وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ تو ہمیں کچھ لگتا بھی کہ کوئی آئس جو ہے نا وہ بریک ہو رہی ہے لیکن ان کے یہاں پہ فارن منسٹر آ رہے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے فارن منسٹر کے ساتھ ان کی بات چیت ہو تو کچھ اس میں آگے بہتری آئے. لیکن ایشو یہ ہے نا دیکھیں ایشو یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر جو 5 اگست کو انہوں نے لیا 370 اور 35A کو جو انہوں نے ریووک کیا اور اس کے بعد جو کشمیر کے اندر ظلم کیا جا رہا ہے ایک پوری اس کو جیل بنا دیا گیا ہے اس کے بعد سے جو پاکستان کے تعلقات تو پھر وہ واپس زیرو پہ چلے گئے اور ابھی تک اس میں ہمیں کوئی بریک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. تو وہ پہلے تو انڈیا کو یہ ریلائز کرنا ہوگا کہ انہوں نے جو کشمیر کے اندر کیا ہے وہ اپنے اس فیصلے کو واپس لیں تاکہ اس کے بعد پھر آگے جو ہے معاملات بہتر چلیں. الیکشن میں ہارے بھی ہیں بری طرح بی جے پی والوں 29 سیٹیں ملی ہیں جی بالکل اور وہ کشمیر کے اندر اور کشمیر میں جب ان کے جو عام الیکشن بھی ہوئے تھے تو وہاں پہ جو کشمیری رہنما تھے وہ جیل میں بیٹھا ہوئے بھی جیت گیا تھا ان کے مقابلے میں. اور ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے انٹرنیشنل مبصر کو جو بلایا تو کنٹرول انوائرمنٹ میں ان کو لے کے گئے ہیں کچھ جگہوں پہ ان کو وزٹ کروا دیا کیونکہ سب کو پتا چل رہا تھا کہ یہ وہ آزادانہ انتخابات ہو ہی نہیں رہے کیونکہ آپ جو دوسری پارٹیاں ان کو اس طرح سے ایکٹیویٹیز نہیں کرنے دے رہے. دوسرا بندوق کے زور کے اوپر جا کے وہاں پہ الیکشن کروائے جا رہے کیونکہ دیکھیں استصواب رائے جو ہے اس کا متبادل یہ الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں. تو جب تک کشمیر کے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پاکستان کی اس کے ساتھ معاملات ویسے بھی یہ چونکہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے ابھی تک دونوں طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی. وہ جے شنکر بھی جب آ رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ بائی لیٹرل کا کوئی ایسا نہیں ہے لیکن سائیڈ لائنز میں ایک چانس ہمیشہ سے رہتا ہے
जिसकी वजह से कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होती है, जैसे कि ऊफा का जिक्र अनवार साहब ने भी किया। वो हो सकता है, लेकिन exactly। देखिए एससीओ के जो मकासद है ना, उसको अचीव करने में भी इंडिया का रवैया जो है ना, वो बाज़ दफा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जी तारिक साहब, लेकिन जाहिर है कि बेहतर बात यह है कि हमारी जहां बायलैटरल होनी थी उसमें हमने देखा कि चीन के वजीर आजम के दौरे को हम देख रहे थे। एक तो आपको एक पॉलिटिकल विल भी नजर आती है इस हुकूमत की कि ये जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं इससे ज़्यादा फ़वाइद हासिल किए जा सकें, एक बात। दूसरी बात, पाकिस्तान का अब जो है वो ज़्यादा जोर, ज़ाहिर है IMF के साथ बेल आउट तो हो चुका है हमारा, लेकिन हमारा फोकस अब इस बात पे है कि सरमायाकारी आए, दोस्त ममालिक आए पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें। यही सऊदी डेलीगेशन भी आया, फिर चीन के वजीर आजम भी आए। डायरेक्शन हमारी कम से कम अब दुरुस्त है कि अब जो हम कहते थे कि मदद की हम बात नहीं करते, आप आए पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करें। बिल्कुल, ये बिल्कुल बात ठीक है कि अब जो इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान में बड़े अच्छे मौके हैं। और ये आपको एक और गुड न्यूज़ और अच्छी खबर उम्मीद ये है कि कल प्राइम मिनिस्टर की जो चैनी प्रेस की मुलाकात हुई है हमारी अस्करी क़यादत से, जिसमें चीफ साहब भी थे और जॉइंट ऑफ चीफ स्टाफ भी थे, तीनों सर्विसेज चीफ थे। तो उस पर उन्होंने बड़ी ब्रीफिंग दी पाकिस्तान ने कि हमने दहशत गर्दी के काउंटर करने के क्या क्या इकदाम किए, जिस पे उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी खबर थी कि उन्होंने इत्मीनान का भी इजहार किया, उनकी कोशिशों को उन्होंने तस्लीम भी किया है और उन्हें साथ देने का वादा भी किया है, जिसकी बात जो है अब इंशाल्लाह गवादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसका भी हो गया इफ्ताह, वहाँ से जल्द फ्लाइट से होगी। तो ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव उस तरफ चल पड़ा है। और बाकी जो आइसोलेशन वाला एक ड्रामा था, पाकिस्तान आइसोलेशन में चला गया, कोई साथ नहीं खड़ा, तो मैं आपको एक और खबर दूँ, तैयब एर्दोगान भी जल्द एक अपनी एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट अपनी बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ 100 लाख टर्की के वो उन्होंने पाकिस्तान का विजिट भी डू है, उसकी डेट्स तय हो गई हैं। तो बाकी बाईलैटरल ये इस एससीओ के हवाले से बाईलैटरल सिर्फ चीन के साथ था, बाकी कोई है नहीं। जयशंकर से हो जाए बहुत अच्छी बात है, किसी और से हो जाए अच्छी बात है। तो तमाम ममालिक का जो है वो पाकिस्तान में यहाँ पे इंटरेस्ट है, सब लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, कुछ आ गए हैं, कुछ आना है, और सब लोग इस चीज़ को मान ले हैं कि पाकिस्तान अब जो है ठीक ट्रैक पे चढ़ गया है, यहाँ पैसे लगाए जा सकते हैं, यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो सबसे एक बड़ा चैलेंज है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है, चाइना को भी इसका मसला है, सबको है, उसमें पाकिस्तान अगर मुझे इजाफा दे ऐड करना चाह रही थी तो मेहताब भाई उसमें रहनुमाई करेंगे कि जो अब चाइना है, तो पहले तो हम देख रहे थे कि हुकूमत की इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, जैसे हम CPEC को दे रहे थे, अब CPEC 2 है। अब चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है ना, उनकी वहाँ की अपनी कंपनियां आ रही हैं, जो पाकिस्तान में आके यहाँ की जो कंपनियां हैं या यहाँ के जो बिजनेसमैन है उनके साथ मुश्तरका तौर पे भी प्रोजेक्ट करेंगे, तो जिससे हमें फायदा, वो जो बांग्लादेश की तरफ जा रहे थे जी, दूसरे ममालिक की तरफ जा रहे थे, अब वो पाकिस्तान की तरफ आएंगे, जिससे हमारी कंपनियों को हेल्प मिलेगी, वो एक कंपैरेटिवली बेहतर होंगे। और उसके अलावा यहाँ पे फिर इन्वेस्टमेंट जब करेंगे तो ग्रोथ ज्यादा होगी, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके साथ ही उनकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चाइना के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग जो हैं वहाँ के सदूर आया, वो एक अलग से डेलीगेशन की मीटिंग्स भी चल रही हैं। ठीक है जी, अच्छा, मैं एक जो इंडिया के प्रोस्पेक्टिव के हवाले से बात हुई थी, एक चीज़ का इजाफा देखें आप, जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो वर्चुअल हुई थी। आप ये देखें कि कोविड आया था 2020-21 में, जी हाँ, उस टाइम तो वर्चुअल मीटिंग समझ आती थी जी। अब ये इंडिकेशन है कि चाइना यानी इंडिया SCO समिट को थोड़ा सा कम उसी को रेफरेंस कर डाउनग्रेड रखा जाता है। हालांकि उनके पास मौका था कि वो फिजिकल करवा सकते थे, कोई इशू नहीं था, लेकिन उन्होंने उसको वर्चुअल कर दिया। तो एक तो यानी वो देखें कि ये जो इस टाइम ग्लोबल पॉलिटिक्स है और वहाँ पे जो चीज़ें आ रही हैं, तो वो जो अलाइनमेंट्स हैं वो भी इसको इंडिकेट कर रही हैं। एक तो ये है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लुकिंग टुवर्ड्स एशिया का ज़माना आ चुका है। पाकिस्तान के पास अभी ये मौका है कि हम अपने आप को देखें। मुझे ये कहने दें कि एक तरफ हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं और अपने आप को हमारा बायलैटरल अगर ट्रेड पार्टनर है तो वो EU है सबसे बड़ा, एक तरफ हम वहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे हमने राइट काइंड ऑफ सिनर्जीज जो है वो डेवलप करनी है। और मैम शनीला जो आप बात कर रही हैं, देखें जो CPEC का ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव 2 ऑब्जेक्टिव थे। एक अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम था कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड किया जाए, पाकिस्तान की एनर्जी की नीड्स पूरी की जाए। और आप ये देखें कि वो जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लोगों के साथ वो ज्यादती हुई, वो ये थी कि हमने
जो ग्रोथ की प्रोजेक्शंस रखी थी, वो जब सी पैक को कंसीव किया जा रहा था तो वो 5 to 6% थी। आप 2016-17 के बाद देखें तो पाकिस्तान की वो जो एवरेज एनुअल ग्रोथ है वो गिर गई। अभी हमारे पास जो कैपेसिटी रीपेमेंट्स का इशू है वो यही प्रॉब्लम है कि हम बिजली हमारे पास ज्यादा है, हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। तो अभी बड़ा जबरदस्त मौका है कि चाइनीज और पाकिस्तानी ज्वाइंट वेंचर्स की तरफ जाएं और ये जो सरप्लस एनर्जी है हमारे पास इसको इस्तेमाल करें, सर, ये surplus एक्सपोर्टेबल सरप्लस पैदा करने सरप्लस के लिए। एनर्जी के साथ साथ चूंकि आईपीपीज की कैपेसिटी पेमेंट का भी बड़ा शोर होता है, वो 5 मुहदात जो लोकल थे उनके साथ तो कैपेसिटी पेमेंट का मामला तय हो गया। चाइना की जो लगाई हुई आईपीपीज हैं उसके हवाले से भी बड़ी, आप जैसे जो बड़े शातिर सहाफ़ी हैं हमेशा ये सवाल करते हैं कि उनसे कोई मामला भी दोबारा से रीनेगोशिएट करके कोई कैपेसिटी पेमेंट का जो जिन है उसको बोतल में दोबारा बंद किया जा सकता है। देखें, ये मैं आपको ये बता सकता हूं कि इट्स वर्क इन प्रोग्रेस। अच्छा, उसमें होगा ये कि पाकिस्तान और चाइना एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाकर, चूंकि आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर फॉर पावर वहां पे गए थे बीजिंग, और उनके दरमियान ये तय हुआ था। असल में हम चाहते क्या हैं, हम चाहते ये हैं कि जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट आई हुई है उसका जो डेट है उसकी मेच्योरिटी को 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दी। ठीक। तो वो एक्सटेंड करने के नतीजे में मैं आपको बताऊं ₹3.75 पर यूनिट प्राइस में कमी वाकई हो सकती है अगर वो ठीक है, अगर वो रीशेड्यूल हो जाए। वो रीशेड्यूल रीप्रोफाइलिंग हो जाए फॉर 5 इयर्स। उस पे तरीकाकार ये है कि पहले G2G बातचीत होगी, ठीक। उस G2G एग्रीमेंट के बाद जो बायलैटरल हैं चाइनीज आईपीपीज उनके साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को अल्टर करना पड़ेगा। इट्स वर्क इन प्रोग्रेस और इस पे डेवलपमेंट हो सकती है और होगी। यानी वो आईपीपीज ये 5 मुआहदे खत्म करना और फिर ये चीन के साथ रीशेड्यूल, इसका एक सिग्निफिकेंस हम देखेंगे, यानी सिग्निफिकेंट इफेक्ट होगा। 5 तो अभी हुए हैं, 16-17 डोमेस्टिक पाइपलाइन में हैं, ठीक है, चाइनीज उसके अलावा हैं। ठीक तो है, ये मिलाकर कोई 8 से 10 रुपए पर यूनिट 10 प्राइस रुपए में चलिए, हम तो इस यूनिट दुआ का करेंगे फर्क कि ये हो पड़ेगा। जाए। तारिक, मैं आपसे जानना चाहूंगा थोड़ा सा इस हवाले से बताएगा कि मीडिया कवरेज, आप जर्नलिस्ट हैं और ये बड़े जो इवेंट्स होते हैं इसमें मीडिया भी बड़ी मैटर करती है कि हाउ यू शोकेस योर कॉन्फ्रेंस। उस हवाले से एक मीडिया सिटी भी बनाई है, अभी आप लाइव ट्रांसमिशन आने से कबल वहीं से आ रहे हैं, कुछ उसके भी हमें बताइएगा कि उससे क्या इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जो जर्नलिस्ट होते हैं वो कंटेंट क्रिएटर भी होते हैं। बिल्कुल, इसका कोई शक नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने एक बहुत बड़ा सेटअप बनाया है, शायद ऐसा बड़ा सेटअप कभी बना नहीं है। मैं भी वहाँ पे हुआ हूँ, आप दोस्त भी वहाँ पे जाएंगे। वहाँ उन्होंने पॉडकास्ट की लिए भी सहूलत अलग से स्टूडियो बना दी है, कोई व्लॉग करना चाहता है तब करा दी है, कॉन्फ्रेंस भी है, वाईफाई भी है और चाय पानी खाने का इंतज़ाम भी है। और सबसे बड़ी बात ये जर्नलिस्टों के लिए जो फॉरेन डेलीगेशन है ये बड़ी वो है कि रशिया का इंटरेस्ट देखें, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बड़ा डेलीगेशन जर्नलिस्टों का है वो रशिया का है। रशिया का है। रशिया का है, तो वो सबसे बड़ा पाकिस्तान में यहाँ आना, यहाँ देखना, यहाँ सीखना, यहाँ क्या होने जा रहा है, तो ये उनका इंटरेस्ट शो करते हैं कि इस खत्े के हमारी अहमियत भी है इस खत्े के हवाले से। और फिर सेंट्रल एशिया के हम बिल्कुल बॉर्डर पर बैठे हैं और सेंट्रल एशिया के साथ जो हमारा ताल्लुक है, दुनिया की 32% एनर्जी जो है वो यहाँ पे सेंट्रल एशिया में पड़ी हुई है। दुनिया की पूरी लेकिन वो 32% अफगानिस्तान ही आ सकती है ना। अफगानिस्तान की इन्होंने बात बताई, अफगानिस्तान गैर फाल रुकन बन गया, वरना अफगानिस्तान का भी स्टेटस था जी, 2021 अफगानिस्तान से का गैर फाल है। जब से वो SCO में। तालिबान हुकूमत आई है तो ज़ाहिर उनका वो स्टेटस उन्होंने मुअत्तल कर दिया है। तो वो तो उनकी अपना अभी तक इसलिए invite भी नहीं है, इसको invite भी नहीं है। इनविटेशन उसको मेंबर तो था नहीं, मुबस्सर था, मुबस्सर का भी इनविटेशन आज खत्म हो गया जब उन्होंने तालिबान हुकूमत संभाली। तो अब मुबस्सर के तौर पे मेरे ख्याल मंगोलिया भी और दूसरे लोग भी आए हुए हैं। तो ये अफगानिस्तान के थ्रू हो सकता था, लेकिन उसमें वही अफगानिस्तान का रोल जो है, और मैं कहूँगा फिर वो हमारे जो मुल्क दुश्मन कुफ्ते हैं, जो ममालिक हैं, उनका वहाँ पे कनेक्शन हर अफगानिस्तान से मिलता है, बलूचिस्तान से मिलता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत बड़ी संजीदा भी है, बड़े स्टेप्स भी लिए हैं, और जो हमारी फ़ौज भी है, हुकूमत भी है, और इस हवाले से बलूचिस्तान में क़याम अमन के हवाले से बड़ा काफ़ी काम किया वहाँ पे किया गया है और कंट्रोल काफ़ी हद तक हो भी गया है। लेकिन उसमें जब तक अमन नहीं होगा तो ये नहीं होगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान को एंगेज करने की ज़रूरत है। वो अमन सलामती जो है इसका एक बहुत अहम फीचर है। मैं चाहूँगा आप दोनों उस पर बात करें मेहताब साहब, क्योंकि चीन जो है वो इस पूरे खित्ते के अंदर इक़्तिसादियात के ज़रिए से इस खित्ते को आगे ले जाना चाहता है, लेकिन कुछ और क़ुव्वतें हैं जो इस इलाके को मुसलसल एक जंगी मैदान बनाना चाहती हैं। वो प्रॉक्सीज भी यहाँ पे हैं, वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। चीन, रूस के मसाइल ज़ाहिर है, यूक्रेन में उसको मसाइल का सामना है। रूस जो है वो एक्सपेंशन जो यूरोप की है या जो अमेरिका की है उस हवाले से उसके सामने खड़ा है।
اور افغانستان ہب بنا ہوا ہے، تو افغانستان کے اندر امن آنا اور یہ خود طالبان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اگر وہ وہاں پر حکومت کر رہے ہیں تو۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کافی عرصے سے یہ جتنے بھی ریجنل انیشیٹوز ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف ہمارا ایشیا سینٹرل یعنی ساؤتھ ایشیا سینٹرل سینٹرل ایشیا ایشیا بالکل، یہ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے اندر جتنے جلدی امن آئے اتنے جلدی بہتر ہے۔ اور ایک اور چیز آپ یہ دیکھیں کہ جو چائنا کا پرسپیکٹیو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، چونکہ چائنا کی پالیسی یہ ہے کہ انہوں نے آفینس کے ذریعے یا کسی ملک پہ قبضہ نہیں کرنا، انہوں نے BRI جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کے تحت ہے ہی یہ کہ جب وہ ان کی گروتھ ایک سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچی تو انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے اوپر ریلائی کرتے رہیں، ہم یہ جو پورا ریجن ہے، یہ جو پورا خطہ ہے، اس کو ڈیولپ کریں اور اس کو ڈیولپ کر کے ریجنل انٹیگریشن اور اس انٹیگریشن کے ذریعے ہم اپنی گروتھ کے مومنٹم کو جاری رکھیں۔ اس کا جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے وہ سی پیک ہے، لیکن جب تک خطے میں اور اس علاقے میں امن نہیں ہوگا تب تک وہ جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے میں جو ہے وہ مشکلات آئیں گی۔ افغانستان کا امن جو ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے، آپ یہ دیکھیں کہ گیس پائپ لائن کے پروجیکٹس بھی وہاں سے گزرنے ہیں، کاسا 1000 کا پروجیکٹ بھی ہے، آپ جتنے ریجن کے پچھلے 20-25 سالوں کے پروجیکٹس دیکھیں وہ سب کے سب سٹالڈ ہیں وہاں پہ امن نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو ان کے پاس ایک موقع بھی ہے، ان کے پاس موقع یہ ہے کہ انہوں نے دنیا سے جنگ بھی کر کے دیکھ لی، اب انہیں انٹیگریشن کی طرف، پیس کی طرف، اور یہ جو پیس کے ڈیویڈنڈس ہیں یہ اس ملک اس خطے کے عوام کا حق بھی ہے۔ یہ جسپال صاحب کو بھی یہ سوال پچ کر دیتے ہیں کہ افغانستان جو ایک غیر فعال جو ہے وہ رکن اب بن گیا ہے، آبزرور کا سٹیٹس تھا لیکن 2021 کے بعد وہ معطل ہو چکا ہے۔ جسپال صاحب کیا کہیں گے یہ جو زاویہ پیش کیا ہے مہتاب حیدر صاحب نے، آپ اس کو ایڈ آن کرنا چاہیں گے کچھ؟ تھینک یو ویری مچ، آپ کو خیال آیا، مجھے بھی نہیں وہ آپ کا اصل میں رابطہ منقطع ہو گیا تھا تو اس وجہ معذرت، مجھے اندازہ ہے اینی وے میں اسے تو شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ دیکھیں اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ مہتاب صاحب نے بالکل درست فرمایا، اگر آپ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے پرائمری آبجیکٹو طرف جائیں گے اس میں تو ٹیررزم اور ان چیزوں پہ ہے۔ 2021 میں جب 2021 میں افغانستان نے پرومس کیا تھا طالبان گورنمنٹ نے کہ وہ کسی کی وہاں پہ سیف ہیور سینچریز نہیں بننے دیں گے، تو یہ ایک آبزرور کا سٹیٹس تھا، اور اگر وہ اس پہ عمل کرتے تو ڈیفینیٹلی آج وہ ایک لیجٹیمیٹ گورنمنٹ بھی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اور اس کے ممبر بھی بننے کی طرف جا رہے ہوتے۔ مگر اس وقت جو رپورٹس آ رہی ہیں القاعدہ وہاں پہ رائز کر رہی ہے، TTP کو وہاں پہ سینچریز ہیں، BLA کو سینچریز ہیں، دہشت افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے طالبان میزریبلی فیل ہو گیا اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ۔ جب آپ فیل ہوتے ہیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی تو اس طریقے سے نہیں دیکھتی۔ اگر آپ دیکھیں جنرل اسمبلی جو ابھی ہوئی ہے یونائٹڈ نیشن کی، اس کے سائیڈ لائن پہ کواد کی جو میٹنگ ہوئی جس میں ایران، رشیا، چائنا، پاکستان کے منسٹرز نے پارٹیسپیٹ کیا، تو وہاں پہ ایک کامن کنسرن تھا کہ افغانستان کے اندر جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی بیسز بن رہی ہیں اس میں ہر قسم کی آرگنائزیشن، چاہے وہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے چائنا کے لیے جو تھریٹ ہے، یا جو اسلامک داعش ہے یہاں پہ TTP ہے، تو میرا خیال ہے کہ افغانستان کو اپنی سمت درست کرنی پڑے گی اور اپنے نیبرز کو کنسرنز کو دیکھنا پڑے گا، تو ڈیفینیٹلی وہ شنگھائی کا ممبر بنے گا یا اپنا آبزرور سٹیٹس بحال کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، ورنہ افغانستان اسی طرح ایک ٹارگٹ سٹیٹ بنا رہے گا جس طرح پہلے پچھلے عرصے سے ہوا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کے نیبر ہیں، اور ہماری سیکنڈ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری عوام میں افغان بردرہڈ کا ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے اور ہم اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں، مگر افغانوں کے دماغ میں بڑا کلیئرٹی ہے کہ جی کہ نہیں، اگر ہم نے ایٹ دی بیسٹ آف پاکستان انڈیا سے بھی ریلیشن رکھنے ہیں، اللیجٹمیٹ ٹریڈ بھی کرنی ہے، بارڈر کی رسپیکٹ نہیں بھی کرنی ہے، تو میرا خیال ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں جہاں پہ یہ بات درست ہے کہ بائی لیٹرل ایشوز ڈسکس نہیں ہوتے، مگر وہاں ملٹائی لیٹرل ضرور ہوتے ہیں، اور یہ فورم ملٹائی لیٹرل چیلنجز کے لیے ہے، اور اس وقت افغانستان ملٹائی لیٹرل چیلنج پوز کر رہا ہے پورے ریجن کو۔ ایران سے پوچھے، پاکستان سے پوچھے، سینٹرل ایشین سے پوچھے، رشین سے پوچھے، چائنیز سے پوچھے، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ افغانستان سب کے لیے ایک سر ہے۔ تو ہو سکتا ہے انڈیا کے لیے نہ ہو کیونکہ وہاں پہ انڈیا اس کو یوز کرتا ہے،
अपने प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने के लिए, तो बाकी तो सब मेंबर्स के लिए दर्द सर है। तो लिहाजा इसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है, और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बेस्ट फोरम है, और मेरा ख्याल है कि इस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी बात करेंगे और बाकी स्टेट्स भी करेंगे। बिल्कुल, आपने ज़फ़र नवाज़ साहब बड़ी अहम बात की, और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बहरहाल ये एक रियलिटी है कि अफ़गानिस्तान और हम पड़ोसी ममालिक हैं, और ये उससे भी एक अगली रियलिटी है और बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम हमेशा से अफ़गानिस्तान के लिए हमारा जो मेहमान नवाजी है, हॉस्पिटलिटी है, या देखें आप 40 लाख से ज़ायद महाजरीन यहाँ पर आए, हमने उनको बहुत एहतराम के साथ रखा, बड़ी मोहब्बत के साथ रखा, लेकिन जवाब में फिर हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो उनसे तवक्को रखनी होती है, यानी जिसकी कमिटमेंट उन्होंने की हुई है कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र नवाज़ जसपाल साहब, आप हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल थे। हमें चूँकि एक न्यूज़ ब्रेक की तरफ जाना है, आप मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ रखेंगे अगले घंटे में भी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा।